हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस। हमें पढ़ना है क्लास 9th बायोलॉजी का चैप्टर 2 का पार्ट थर्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने सेकंड पार्ट में एनिमल सेल का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था। इस पार्ट की हम शुरुआत ही करेंगे प्लांट सेल के स्ट्रक्चर से। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं प्लांट सेल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना। स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल। क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है टॉपिक। This one is nuclear envelope. Nuclear envelope. Here, nucleophore. This one, nucleolus. Nucleochromatine. And here presence of heterochromatids. These both are collectively known as chromatine, and all these are collectively known as nucleus. This one is cell wall. This one is plasma membrane. तो ये जो आपका स्ट्रक्चर है प्लांट सेल का, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इसे ड्रॉ कर लीजिए। और फिर हम स्टार्ट करेंगे दोनों सेल को मिक्स करके क्या क्या उसके अंदर पार्ट्स हैं और उन पार्ट्स के क्या यूजेस हैं, हम ये पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। ओके, तो अब हमें पढ़ना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। ये जो मेम्ब्रेन है, आउटर लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके बारे में हमें स्टार्ट करना है पढ़ना। ओके, ऐसे हम एक एक करके सभी पॉइंट्स के बारे में पढ़ लेंगे, सभी नेम्स के बारे में पढ़ लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में जानना। सो वी हैव टू स्टार्ट विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। कैसी होती है? सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या है? यहाँ पे वर्ड ही लग जाए सेलेक्टिवली होती है, यानी कि ये only certain molecule को पास इन और पास आउट की परमिशन देती है। ठीक है, यानी कुछ ही मॉलिक्यूल्स को ये पास इन की और पास आउट की परमिशन देती है। ये कैसी मेम्ब्रेन होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग आल्सो नोन एज सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज आल्सो नोन एज
सेल मेम्ब्रेन, ये सभी सेल्स में प्रेजेंट रहती है, प्रेजेंट इन ऑल द सेल। क्यों सभी सेल में प्रेजेंट रहती हैं? ताकि उसका इनर पार्ट को आउटर एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है। क्यों? टू प्रोटेक्ट इनर पार्ट ऑफ सेल फ्रॉम आउटर इन्वायरमेंट। अब देखिए, तो मैंने बता दिया कि सभी सेल में प्रेजेंट रहती है, चाहे वो सेल प्लांट्स की हो या फिर एनिमल्स की हो या फिर किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हो, ठीक है। ये जो होती है 7 mm थिक होती है, 7 mm इन द सेंस 70 एंगस्ट्रॉम, ओके। इतनी ये थिक होती है। और ये कैसी होती है? तो इलास्टिक होती है, थिन होती है, डेलिकेट भी होती है, एज वेल एज लिविंग भी होती है, ठीक है। इस मेम्ब्रेन में, ये मेम्ब्रेन कंटेन करती है 75% फॉस्फोलिपिड। ये सब आपको क्लास 11th में पढ़ना है कि फॉस्फोलिपिड्स क्या होते हैं एंड ऑल। ये 75% फॉस्फोलिपिड क्रिएट, ये 75% फॉस्फोलिपिड कंटेन की जाती है, एज वेल एज पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स, प्रोटीन्स एंड कोलेस्ट्रॉल, ये सब ये कंटेन की रहती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, जैसा कि हमने बता दिया कि सभी सेल में प्रेजेंट रहती है क्योंकि प्रोटेक्ट करती है इनर वॉल, इनर पार्ट ऑफ सेल को आउटर एनवायरनमेंट से, तो ये इसका मेन फंक्शन है, ठीक है। और जैसे कि ये सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, तो ये कंट्रोल करती है कौन से मॉलिक्यूल पास इन होंगे और कौन से मॉलिक्यूल पास आउट होंगे, तो ये भी क्या है, इसका नेक्स्ट फंक्शन है। तो ये फर्स्ट फंक्शन था इसका मेन, कि ये एनवायरनमेंट से इनर पार्ट को प्रोटेक्ट करके रखती है। नेक्स्ट फंक्शन था कि परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, जिस वजह से ये कंट्रोल करती है कि कौन सा मॉलिक्यूल जो है वो पास इन करेगा, कौन सा मॉलिक्यूल पास आउट करेगा। इसमें बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं, ठीक है। तो ये कैसी साइट होती है? साइट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन। इसमें बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, और यही वो मेम्ब्रेन है जो कि क्या करती है, गिव्स डेफिनिट शेप टू सेल, ओके। तो ये थे आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो एक ऐसी सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है जो कि अलाउ करती है कि कौन से मॉलिक्यूल पास करेंगे और कौन से नहीं करेंगे, ठीक है। Plasma membrane is also known as cell membrane. Plasma membrane is present in all the cell to protect inner part of cell from other outer environment. It is 7 mm thick, that means 70 angstrom thick, as well as elastic in nature, thin, delicate, as well as living cell membrane. Okay. It contains 75% of phospholipids as well as polysaccharides, proteins, and cholesterol. This is the site where most of the biochemical reactions takes place, as well as plasma membrane gives definite shape to cell. Okay, it's all about plasma membrane. So इसमें
अब कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हमें जानने जरूरी है, जैसे कि डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट। ओके, तो ये हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं डिफ्यूजन क्या होता है। Diffusion is the natural movement of particles from one area of higher concentration to another area of lower concentration due to random molecular motion। देखिए, डिफ्यूजन एक ऐसा नेचुरल मूवमेंट है जिसमें कि पार्टिकल्स जो होते हैं, वो मूव करते हैं फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ओके, अब नेक्स्ट है ऑस्मोसिस। व्हाट इज ऑस्मोसिस? Osmosis is a process of movement of solvent through a semi-permeable membrane from a region of lower concentration to higher concentration। देखिए, इसमें क्या होता है कि ये ऐसी प्रोसेस है जिसमें सॉल्वेंट मूव करता है। क्या मूव करता है? सॉल्वेंट मूव करता है। सॉल्वेंट मूव फ्रॉम लोअर concentration to higher concentration through a semi permeable membrane। अब हमें जानना है मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट क्या होता है। मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट, देखिए ये सब जो कुछ टॉपिक्स हैं, डिफ्यूजन हुआ, ऑस्मोसिस हुआ, मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट हुआ, ये सब आप लोगों को हमेशा नहीं बताया जाएगा। ये सब क्लास 9 के टॉपिक्स भी नहीं है। ये सब क्लास आप लोगों को क्लास 9 से भी नीचे के टॉपिक्स है, क्लास 7 8 के, लेकिन 9th में एक बार रिवीजन के लिए बताया जाता है। तो ये टॉपिक्स क्लास 12 तक ही नहीं, आपके हायर एजुकेशन में भी काम आएंगे। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए और माइंड में परफेक्टली सेट कर लीजिए। Mediated transport refers to transport mediated by a membrane transport protein। ठीक है, इसमें इससे ट्रांसपोर्ट होता है तो बाई ए मेडिएट ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। ओके, तो ये था आपका ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन और मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट। तो हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्लियर कर लिया था। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद तो मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट इतना क्लियर हुआ। मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट भी 2 टाइप का होता है, तो चलिए समझते हैं इसे हम मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट के बारे में। ये जो मेम्ब्रेन होती है वो ट्रांसपोर्ट करती है प्रोटीन। ठीक है, क्या करती है? ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। अब देखिए, मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट भी कितने टाइप के होते हैं? तो ये होते हैं 2 टाइप के। देखिए, अब हमें पढ़ना है मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट। मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट होता है फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट और सेकंड होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। फैसिलिटेटेड
फेसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट को हम लोग डिफ्यूजन के नाम से भी जानते हैं। अब डिफ्यूजन तो आपको पता ही होगा क्या होता है, बताने की जरूरत नहीं है। तो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट क्या होता है? इस केस में क्या होता है कि जो परमिएज मेम्ब्रेन होती है, परमिएज, इस केस में क्या होता है कि जो परमिएज एंजाइम होता है वो मॉलिक्यूल को क्या करता है, मॉलिक्यूल को असिस्ट करता है, यानी कि बताता है टू डिफ्यूज थ्रू मेम्ब्रेन, डिफ्यूज थ्रू मेम्ब्रेन, ठीक है। और वहीं अगर हम बात करें एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, इसमें एनर्जी ट्रांसपोर्ट होती है। क्या होती है? एनर्जी ट्रांसपोर्ट होती है टू सप्लाई, टू सप्लाई मॉलिक्यूल in a direction opposite to concentration gradient। ओके, अब हमें जानना है एंडोसाइटोसिस। व्हाट इज एंडोसाइटोसिस? एंडोसाइटोसिस एक प्रोसेस है, ठीक है। जैसे कि हमने ऑस्मोसिस जाना, डिफ्यूजन जाना, मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट भी हम समझ लिया। हमें जाना है एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस क्या है? ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि सेल जो होते हैं वो सब्सटेंस टेक करते हैं, सब्सटेंस टेक करते हैं फ्रॉम आउटसाइड द सेल। सेल के आउटसाइड से ये सब्सटेंस टेक करते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस जो वर्ड है उसको कॉइन किया था, कॉइन बाय क्रिश्चियन डे डूब साइंटिस्ट ने इन 1963। एंडोसाइटोसिस भी टू टाइप का होता है, एक होता है फैगोसाइटोसिस और एक होता है पाइनोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस टू टाइप का होता है। फर्स्ट वन इज फैगोसाइटोसिस और सेकंड वन इज पाइनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस में इंजेक्शन किसका होता है? इंजेक्शन ऑफ लार्ज पार्टिकल्स। इसमें लार्ज पार्टिकल्स का इंजेक्शन होता है। एग्जांपल क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया। और इसमें इंजेक्शन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स, फ्लूइड पार्टिकल्स। ओके, फैगोसाइटोसिस में क्या होता है कि इंजेक्शन होता है लार्ज पार्टिकल्स का, एग्जांपल बैक्टीरिया। पाइनोसाइटोसिस में क्या होता है? इंजेक्शन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स। ओके, अब हमें जानना है एक्सोसाइटोसिस क्या होता है। एंडोसाइटोसिस समझ में आ गया, अब हमें जानना है एक्सोसाइटोसिस क्या होता है। एक्सोसाइटोसिस ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें सेल जो होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट लार्ज मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करता है आउट ऑफ सेल। कौन से होते हैं वो लार्ज मॉलिक्यूल्स जिनको ट्रांसपोर्ट करता है आउट ऑफ सेल? तो वो होते हैं, एग्जांपल हो जाएगा वेस्ट मटेरियल्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स,
और ये वेस्ट प्रोडक्ट कैसे रिमूव करता है? थ्रू the cell membrane, through the cell membrane. अब हमें जानना है सेल वॉल, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो चुका है ओवर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन टॉपिक ओवर हो गया है, हमें सेल वॉल जानना है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज सेल वॉल। व्हाट इज सेल वॉल? ये एक स्ट्रक्चरल लेयर होती है, स्ट्रक्चरल जो कि स्ट्रक्चर भी देती है और प्रोटेक्ट करती है। ये जो होती है प्रोवाइड करती है स्ट्रक्चर, प्रोटेक्ट भी करती है सेल को, सपोर्ट करती है और मेंटेन द शेप ऑफ सेल, मेंटेन द शेप ऑफ सेल। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा सेल वॉल जो होती है वो फॉर्म होती है जस्ट आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल कहाँ पाई जाती है? तो सेल मेम्ब्रेन के ठीक बाहरी हिस्से पे। सेल वॉल डिफरेंट मटेरियल्स बनी होती है, डिफरेंट मटेरियल से बनी होती है। वो डिपेंड करता है कि सेल वॉल किसकी है, प्लांट की है, एनिमल की है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। सेल वॉल का एक और काम होता है कि प्रोटेक्ट करती है द इंटीरियर ऑफ सेल, सेल के इंटीरियर को प्रोटेक्ट करती है। सेल वॉल कॉमन किस में होती है? सेल वॉल कॉमन होती है प्रोकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स हमने पार्ट 1 के लेक्चर में समझ लिया है। प्रोकैरियोट्स में, फंजाई में, एल्गी एंड सम स्मॉल प्लांट्स। इसमें जो सेल वॉल होती है वो कॉमन नेचर की पाई जाती है। लेकिन सेल वॉल जो होती है वो एब्सेंट होती है, सेल वॉल एब्सेंट होती है मोस्ट ऑफ द यूकैरियोट्स में। तो ये सेल वॉल, सेल वॉल जो होती है वो स्ट्रक्चर लेयर होती है जो कि प्रोटेक्ट करती है, सपोर्ट करती है और मेंटेन करती है सेल के शेप को। सेल वॉल फाउंड जस्ट आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। Cell wall is consist of different material according to their presence, as well as cell wall protect the interior of cell from outside environment. Cell wall is common in prokaryotes, fungi, algae, and some small plants. Cell wall is absent in most of the eukaryotes. हमने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बारे में लेक्चर फर्स्ट में समझ लिया है। अगर आपको कोई डाउट हो इसमें तो आप पार्ट ओपन करके उसे समझ सकते हैं। अब एक टर्म आता है प्लाज्मोलिसिस। व्हाट इज प्लाज्मोलिसिस? देखिए प्लाज्मोलिसिस हेल्प करता है सेल वॉल। प्लाज्मोलिसिस की जो प्रोसेस है वो इन्वॉल्व है सेल वॉल की फंक्शंस में। तो प्लाज्मोलिसिस क्या होता है कि व्हेन अ लिविंग प्लांट सेल लॉसेस वाटर थ्रू ऑस्मोसिस देयर इज श्रिंकेज और contraction of the protoplasm away from the cell wall. This phenomenon is known as plasmolysis. Plasmolysis क्या होता है कि जब कोई भी प्लांट सेल वाटर लॉस करता है उस समय ऑस्मोसिस की प्रोसेस हो रही होती है, तो सेल में श्रिंकेज भी हो सकता है या फिर कॉन्ट्रैक्शन भी हो सकता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्लाज्मोलिसिस। ओके, अब हमें जानना है न्यूक्लियस के बारे में। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है न्यूक्लियस। सो आवर नेक्स्ट एंड न्यू टॉपिक इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो होता है वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है। मेम्ब्रेन
बाउंड ऑर्गेनल होता है जो कंटेन करता है, न्यूक्लियस कंटेन करता है डीएनए। न्यूक्लियस कंटेन किसको करता है? डीएनए। डीएनए मींस डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और कंट्रोल करता है सेल की एक्टिविटी को। ये कंट्रोल भी करता है, कंट्रोल एक्टिविटी ऑफ सेल। न्यूक्लियस किस चीज से बना होता है? तो न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ nucleus is made up of nuclear envelope, nuclear matrix, न्यूक्लियर मैट्रिक्स एक ऐसा नेटवर्क है, ये एक नेटवर्क है जो सपोर्ट करता है किसको? सेल को। नेटवर्क सपोर्ट सेल होता है। न्यूक्लियर मैट्रिक्स का सेकंड नाम ही होता है नेटवर्क सपोर्ट सेल। न्यूक्लियस जो होता है वो एक ऐसा सेल होता है, न्यूक्लियस न्यूक्लियस सेल कंट्रोल सेंटर होता है। न्यूक्लियस क्या है? वो सेल कंट्रोल सेंटर होता है जहाँ पे ये सेल को क्या करता है? कंट्रोल करता है। सेल अगर कोई भी एक्टिविटी कर रहा है तो किसकी परमिशन से कर रहा है? न्यूक्लियस की परमिशन से कर रहा है। इनफैक्ट न्यूक्लियस में जो डीएनए प्रेजेंट है और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, ये भी अगर कोई हेरिडिटरी कैरेक्टर ट्रांसफर कर रहे हैं तो विद द परमिशन ऑफ न्यूक्लियस ही कर रहा है। न्यूक्लियस को हम लोग राइबोसोम, न्यूक्लियस जो होता है इज नोन एज फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स। न्यूक्लियस जो होता है उसे हम फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम भी कहते हैं। राइबोसोम जो होता है वो हेल्पफुल होता है प्रोटीन सिंथेसिस में। राइबोसोम किस चीज में हेल्पफुल होता है? हेल्पफुल इन प्रोटीन सिंथेसिस। और प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होता है? इन द साइटोप्लाज्म। ओके, तो देखिए न्यूक्लियस जो होता है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल होता है। न्यूक्लियस कंटेन डीएनए। न्यूक्लियस control all the activities of cell, as well as it is made up of nuclear envelope as well as nuclear matrix. Nuclear matrix is also known as network support cell. Nucleus is also known as cell control center. Nucleus is known as factory of ribosome because ribosome helpful in protein synthesis, and protein synthesis is occur in cytoplasm. Okay, so our next topic is chromosome. क्रोमोसोम जो होता है वो होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। क्रोमोसोम विजिबल कब होता है? क्रोमोसोम विजिबल कब होता है? तो ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जब सेल डिवीजन होता है तभी क्रोमोसोम विजिबल होता है, अदरवाइज ये इनविजिबल होता है। क्योंकि जब सेल डिवीजन होता है तो ये डबल हेलिकल थ्रेड में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए विजिबल होता है, माइक्रोस्कोपिक विजिबल होता है। क्रोमोसोम कंटेन करता है क्रोमोसोम कंटेन करता है हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को। हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन कंटेन करता है और डीएनए क्या करता है? हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसफर करता है।
क्रोमोसोम जो होता है वो बना होता है दो कंपोनेंट से। ये कितने कंपोनेंट से? टू कंपोनेंट से ये मिलके बना होता है। वो टू कंपोनेंट्स क्या होते हैं? तो फर्स्ट होता है डीएनए एंड सेकंड होता है प्रोटीन। ओके, देखिए एक मेन पॉइंट है जो कि आपको समझ लीजिए, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम, ठीक। क्रोमोसोम जो होता है टोटल कितना होता है ह्यूमन बॉडी में? 46, ठीक है। 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, 23 पेयर में प्रेजेंट करता है। पेयर 23 होता है, ठीक है, 23 पेयर होता है। अब ये 46 में से देखिए क्रोमोसोम में टू टाइप का होता है, ठीक है। 46 क्रोमोसोम जो है ये भी टू टाइप के होते हैं। टाइप होता है ऑटोसोम जो कि टोटल 44 नंबर में प्रेजेंट करता है, और सेकंड होता है सेक्स क्रोमोसोम जो कि 2 नंबर ऑफ प्रेजेंट करता है, ठीक है, दो ही नंबर प्रेजेंट करता है। और सेक्स क्रोमोसोम में दो टाइप का होता है, फर्स्ट वन इज मेल एंड सेकंड वन इज फीमेल। तो इसे हम डिनोट करते हैं एक्स वाई से और इसे हम एक्स एक्स से। ओके, ये की पॉइंट है, आप याद रखिएगा कि क्लास 10th में आप लोगों को चल के इसके बारे में डिटेल स्टडी करनी है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है साइटोप्लाज्म। व्हाट इज साइटोप्लाज्म? साइटोप्लाज्म एक जिलेटिनस लिक्विड होता है। जिलेटिनस मतलब जेल लाइक लिक्विड होता है। और जिलेटिनस लिक्विड कहाँ होता है? इनसाइड दी सेल। इनसाइड सेल के अंदर जिलेटिनस लिक्विड फिल होता है, इसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। ये कंपोज होता है जिलेटिनस लिक्विड। आखिर जेल लाइक लिक्विड बनता कैसे है? तो इसमें प्रेजेंट होता है वाटर, सॉल्ट एंड वेरियस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो साइटोप्लाज्म एक जिलेटिनस लिक्विड होता है जो कि इनसाइड ऑफ सेल प्रेजेंट रहता है, और ये मेड अप होता है वाटर, सॉल्ट और वेरियस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से मिलकर ये बना होता है। अब हमें पढ़ना है साइटोसोल। व्हाट इज साइटोसोल? साइटोसोल में फ्लूइड मैट्रिक्स होता है। क्या होता है? फ्लूइड मैट्रिक्स होता है। कहाँ पाया जाता है? तो सेल के अंदर ही पाया जाता है। इसमें कोई भी ऑर्गेनल्स एक्स्ट्रा प्रेजेंट नहीं होते हैं। और ये बना किस चीज से होता है? तो मेड अप ऑफ वाटर, प्रोटीन, mRNA, tRNA and other organic molecules। तो साइटोसोल जो होता है वो भी फ्लूइड सब्सटेंस होता है जो कि प्रेजेंट रहता है वाटर के अंदर, जो कि प्रेजेंट रहता है सेल के अंदर। इसमें कोई भी सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं रहते हैं। साइटोसोल बना हुआ होता है वाटर, प्रोटीन, mRNA, tRNA और अदर मॉलिक्यूल्स से, अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से मिल करके बना रहता है। अब हमें पढ़ना है सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स की कुछ टाइप्स पढ़ना है एंड देन हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। सेल ऑर्गेनल्स, देखिए स्पेसिफिक ऑर्गन होते हैं फॉर स्पेसिफिक फंक्शंस। अलग अलग ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं अलग अलग फंक्शन के लिए। अब कुछ सेल ऑर्गेनल्स जैसे कि सबसे पहले हमें पढ़ना है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, जिसे हम शॉर्ट में ERV लिखते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये भी टू टाइप का होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्या। ये एक ये एक नेटवर्क है ऑफ मेम्ब्रेन केनाल, मेम्ब्रेन केनाल का एक नेटवर्क है जो कि ट्रांसपोर्ट करता है किसी भी मटेरियल को आउटसाइड ऑफ द सेल। इसकी वजह से ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वजह से ही प्रोटीन या फिर अदर सब्सटेंसेस जो होते हैं इनसाइड सेल में, सेल के अंदर जो अदर सब्सटेंस या फिर प्रोटीन होते हैं वो क्या कर पाते हैं, मूव कर पाते हैं। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू टाइप का होता है, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये इट कंटेन फ्लैटेंड कॉल्ड सिस्ट्रोन, इसमें सिस्ट्रोन पाया जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। राइबोसोम जो होते हैं अटैच हो जाते हैं जब किसी भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे, तो किस तरीके से रिएक्ट करने लगता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह से, ठीक है। और इट इज स्पेशलाइज्ड टू सिंथेसिस प्रोटीन, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या सिंथेसिस करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। एज वेल एज पैंक्रियाटिक सेल, एक्सोक्राइन सेल्स, ये सब में भी कौन हेल्प करता है एंटीबॉडी सीक्रेट करने में, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हेल्प करता है। अगर हम बात करें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो इट इज मेनली फॉर्म्ड ऑफ वेसाइकल्स एंड ट्यूब्यूल्स, ये खास तौर पे वेसाइकल और ट्यूब्यूल से ही मिलकर के बना होता है। इसमें राइबोसोम प्रेजेंट नहीं रहता है, जब भी राइबोसोम प्रेजेंट रहेंगे तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ कहलाएगा, और जब राइबोसोम एब्सेंट रहेंगे तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सॉफ्ट कहलाएगा, स्मूथ कहलाएगा। और जैसे कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिंथेसिस होता है प्रोटीन का, ठीक उसी प्रकार स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिंथेसिस होता है लिपिड्स का और स्टेरॉइड्स का। इनफैक्ट स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो लिवर में प्रेजेंट रहता है, टेस्टिकुलर सेल्स में प्रेजेंट रहता है, इसलिए ताकि वो स्टेरॉइड हार्मोन्स को सीक्रेट कर सके, ठीक है। अब हमें पढ़ना है राइबोसोम्स के बारे में। व्हाट इज राइबोसोम्स, जैसे कि हमने जाना कि राइबोसोम अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे प्रेजेंट है तो उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम कहेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आखिर राइबोसोम है क्या। फर्स्ट हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम समझ गए सेल ऑर्गेनेल में, सेकंड हमें समझना है राइबोसोम। व्हाट इज राइबोसोम, ये सेलुलर मशीनरी होता है, सेलुलर यानी कि सेल के अंदर एक मशीन होता है जो कि हेल्प करता है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन में, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन में हेल्प कौन करता है, राइबोसोम। क्या करता है राइबोसोम, राइबोसोम जो है जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जाकर के अटैच हो जाता है तो प्रोटीन का सिंथेसिस हो जाता है, और उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। थर्ड है हमारा गोल्जी एपैरेटस, गोल्जी एपैरेटस। गोल्जी एपैरेटस को हम गोल्जी बॉडी भी कहते हैं और गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, ठीक है। तो ये तीनों नेम सेम है, कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में इन तीनों नेम में से कोई भी नेम लिख देता है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। गोल्जी एपैरेटस हो चाहे गोल्जी बॉडी हो या फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो, तीनों क्या है, सेम है। ये प्रिपेयर करता है किसको, प्रोटीन एंड लिपिड प्रिपेयर करता है, प्रोटीन एंड लिपिड को किस चीज के लिए प्रिपेयर करता है, तो परफॉर्म एक्टिविटी inside of cell और outside of cell, ठीक है। तो इतना ही है गोल्जी एपैरेटस के बारे में। देखिए हमको सबके सिर्फ फंक्शंस जानना है और कुछ डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि पूछेगा नहीं, ये सब डिटेल में पूछेगा आपको क्लास 11th में, तो इसमें हमें सिर्फ अभी इतना ही इसकी हिंट जाननी है कि वो सिर्फ फंक्शन क्या करता है।
तो गोल्गी एपरेटस फंक्शन क्या करता है, तो प्रिपेयर करता है फूड और प्रोटीन को कि परफॉर्म कर सकें अपनी एक्टिविटी या तो इनसाइड ऑफ सेल में या फिर अगर जरूरत हो तो आउटसाइड ऑफ सेल भी वो परफॉर्म कर सके अपनी एक्टिविटी। ठीक है, अब हमें जाना है लाइसोसोम। फोर्थ है लाइसोसोम। ये कंटेन करता है एंजाइम को। किसको कंटेन करता है, एंजाइम। लाइसोसोम कंटेन करता है एंजाइम को जो कि ब्रेक करता है। एंजाइम क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है, तोड़ देता है किसको, पॉलीमर्स को। कौन कौन से पॉलीमर्स, तो प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स। तो ये है आपका लाइसोसोम। लाइसोसोम जो होता है वो एंजाइम कंटेंट के रहता है, जो एंजाइम ब्रेक कर देता है पॉलीमर्स को। कौन से पॉलीमर्स को, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और लिपिड्स जैसे पॉलीमर्स को ब्रेक डाउन करने का काम करता है। अब फिफ्थ है माइटोकॉन्ड्रिया। फिफ्थ है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो जनरेट करता है मोस्ट ऑफ द केमिकल एनर्जी। मोस्ट ऑफ द केमिकल एनर्जी को कौन जनरेट करता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया। प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स ऐसे ऑर्गेनल्स होते हैं जो कि पाए जाते हैं सेल्स में, प्लांट के या फिर एल्गी के किसी के भी सेल में पाए जाते हैं, और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फूड बनाने के लिए और फूड को स्टोर करने के लिए। ओके, तो प्लास्टिड्स आर ऑर्गेनल्स फाउंड इन द सेल्स ऑफ प्लांट्स एंड एल्गा दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग एंड स्टोरिंग फूड। दिस इज ऑल अबाउट प्लास्टिड। So now we have to discuss about chloroplast. What is chloroplast? Okay, chloroplasts are plant cell organelles that convert light energy into relatively stable chemical energy via the photosynthetic process. देखिए, क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो प्लांट सेल ऑर्गेनल होते हैं जो कि कन्वर्ट करते हैं लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में। ठीक है, किस प्रोसेस के लिए, तो फोटोसिंथेटिक प्रोसेस के लिए। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या होती है, ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें प्लांट जो हैं वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, so we have to now discuss about what is vacuoles. Eighth part is vacuole. Vacuoles in animal cell sequester waste products. इन प्लांट सेल मेंटेन वाटर बैलेंस। देखिए, वैक्यूल क्या करता है कि एनिमल सेल में वेस्ट प्रोडक्ट को सिक्रेट करने में हेल्प करता है, और वहीं प्लांट सेल में ये मेंटेन करता है वाटर बैलेंस को। ओके, दिस इज ऑल अबाउट वैक्यूल्स। नाउ नाइन्थ पॉइंट इज peroxisomes. What is peroxisomes? Peroxisomes are small membrane enclosed organelles that contain enzymes involved in a variety of metabolic reactions including several aspects of energy metabolism. पेरोक्सीसोम्स जो होते हैं वो स्मॉल और मेम्ब्रेन इंक्लोज्ड ऑर्गेनल्स होते हैं जो कि एंजाइम कंटेन किए रहते हैं वेराइटी ऑफ एंजाइम्स मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए। So last topic is centrosome. Centrosome is a cellular structure that plays a key role in cell division and the organization of microtubules in animal cells. सेलुलर स्ट्रक्चर होता है सेंट्रोसोम जो कि एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेल डिवीज़न में, जिसकी वजह से कोई भी किसी भी ऑर्गेनिज्म में सेल डिवीज़न ईजिली परफॉर्म हो पाता है। ओके, तो हमारा ये चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। क्लास 9th का चैप्टर 2 फिनिश हो गया। तो आप लोग इस चैनल को शेयर करिए जो भी आपके कांटेक्ट में हैं स्टूडेंट्स क्लास 9 to 12 में, ताकि वो लोग भी इस चैनल से स्टडी कर सकें। ओके, तो हम मिलेंगे चैप्टर 3 में।
ओके, थैंक यू।